हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि धौलीगंगा को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वेमनाड लेक को लेकर के, तो वेमनाड लेक को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया के केरला स्टेट में लोकेटेड है वेमनाड लेक। वेमनाड लेक को यहाँ पर अदर नेम से भी जाना जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट है वेमनाड कयाल, वेमनाड कोल, पुनामाडा लेक एंड कोची लेक के नाम से भी इस लेक को जानते हैं। जो वेमनाड लेक है वो इंडिया में लॉन्गेस्ट लेक के रूप में एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा केरला स्टेट में ये लार्जेस्ट लेक के रूप में लोकेटेड है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वेमनाड लेक जो है वो सी लेवल पर ही लोकेटेड है और यहाँ पर अरेबियन सी का पार्ट है लक्षद्वीप सी, उससे ये सेपरेटेड है नैरो बैरियर आइलैंड के थ्रू। मतलब बीच में एक आइलैंड है नैरो बैरियर आइलैंड और यहाँ पर वेमनाड लेक है और यहाँ पर अरेबियन सी का पार्ट है लक्षद्वीप सी। ओके, अब इसकी बात अगर हम करें तो ये जो वेमनाड लेक है इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हर साल अगस्त के महीने में यहाँ पर एक नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है, जिसको वल्लमकल्ली के नाम से भी जानते हैं। ओके, और ये जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है वो इसी लेक में ऑर्गेनाइज होती है। 2002 में वेमनाड लेक को रामसर साइट का डेजिग्नेशन दे दिया गया था और हमारे इंडिया में सुंदरबन रामसर साइट के बाद में सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट के रूप में एग्जिस्ट करती है वेमनाड लेक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेमनाड लेक के ईस्टर्न पार्ट पर एक बर्ड सेंचुरी भी है और बर्ड सेंचुरी का नाम है कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी। तो ये वेमनाड लेक से बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब वेमनाड लेक क्यों न्यूज़ में रही? हर महीने हम देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मन की बात एड्रेस करते हैं, हमारी कंट्री को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं, हमारी कंट्री को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं कि किस तरीके से हमारी कंट्री जो है वो अदर सेक्टर में वर्क कर रही है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि केरला में एक पर्सन जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, फिर भी उन्होंने वेमनाड लेक की क्लीनिनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो मन की बात एड्रेस में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन पर्सन की प्रेज की थी, जिसकी वजह से वेमनाड लेक जो है वो न्यूज़ में रही थी। जो भी हम स्टार्टिंग में आपसे रेगुलर ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ही आर्टिकल हैं या वो ही पॉइंट्स हैं जो रेगुलर न्यूज़ में हैं या फिर पिछले कुछ टाइम से वो न्यूज़ में थे, जिससे आपको किसी भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज्योग्राफी बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस है वो यहीं पर तैयार हो जाएंगे। लोकेशन बेस्ड भी हम बताते हैं, उनसे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो भी आपके वहीं पर हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ओके, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका आप आंसर दिया करो। आंसर देने से आपकी एक तरीके से आप जो सर्च करते हैं, जैसे आपको नहीं पता है किसी चीज़ को लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट्स, तो जब आप गूगल करते हो तो बहुत सारे जो आपके फंडाज है, बहुत सारे आपकी फाउंडेशनल टर्म्स जो हैं वो आपकी क्लियर होती हैं। ओके, द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है मुला पेरियार डैम को लेकर के। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना प्रपोजल रखा है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये बोला है कि मुला पेरियार डैम सुपरवाइजरी कमेटी जो है उसको नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जो न्यू डैम सेफ्टी एक्ट हम लेकर के आए थे वो जैसे ही फुल्ली फंक्शनल तरीके से काम करने लगेगा और उसके अंडर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी काम करने लगेगी, तो हम जो सारे डैम जिनको हम रेगुलेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो डैम सेफ्टी बिल है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट होने में, अच्छे से उसको काम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो सुपरवाइजरी कमेटी वर्क कर रही है मुला पेरियार डैम को लेकर के वो रेगुलर करती रहेगी। जैसे ही नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी काम करने लगेगी, ये जो सुपरवाइजरी कमेटी है उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा और फिर न्यू डैम सेफ्टी बिल के अकॉर्डिंग ही वर्क यहाँ पर किया जाएगा। ओके, आप सभी को पता है मुला पेरियार डैम तमिलनाडु और केरला स्टेट में कन्फ्लिक्टेड जोन है, क्योंकि मुला पेरियार डैम एग्जिस्ट करता है केरला स्टेट में और
जो उसके पास में पावर है उसको ओवरव्यू करने की, उसकी मेंटेनेंस करने की या उसको रेगुलेट करने की जो पावर है वो तमिलनाडु स्टेट के पास में है। इसी कारण से दोनों स्टेट के बीच में इसको लेकर के कन्फ्लिक्ट बना रहता है। अब हम बात कर लेते हैं न्यू डैम सेफ्टी एक्ट की। देखो, जब भी कोई नई बिल आए, नए एक्ट आए, तो उसको लेकर के जो बेसिक प्रोविजन है वो आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इनको लेकर के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो यूपीएससी में तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब ये जो नया बिल आया था, जो डैम सेफ्टी बिल जो था, इसमें इंपॉर्टेंट बातें रखी गई कि 15 मीटर या इससे ज़्यादा हाइट के जो भी डैम है, या फिर 10 से 15 मीटर बीच के जो डैम है जो कुछ सर्टेन डिज़ाइन में या स्ट्रक्चरल कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो उन सभी का सर्विलेंस करना, इंस्पेक्शन करना, ऑपरेशन करना एंड मेंटेनेंस करना पूरे कंट्री में जो भी इस तरीके के डैम हैं उन सभी को एक तरीके से ये सारी जो जिम्मेदारी है वो इस बिल के एक्ट अंडर प्रोवाइड की जाएगी। ये जो इस बिल में बोला गया कि 2 बॉडीज बनाई जाएंगी, एक तो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी। ये जो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी जो है वो डैम सेफ्टी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेशन दी जाएंगी उनको रेगुलेट करने का काम करेंगी, और जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो किस तरीके से फंक्शन करेंगी ये सारा काम इनके द्वारा देखा जाएगा। और दूसरी कमेटी बनेगी वो होगा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ये जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है वो नेशनल कमेटी की ये तो पॉलिसीज बनाएंगी और उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाएगा इस अथॉरिटी के द्वारा। अब यहाँ पर स्टेट में भी, स्टेट लेवल पर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे जो नेशनल लेवल पर जो ये अथॉरिटी और जो अथॉरिटी बनाई गई है और कमेटी जो बनाई गई है उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको सपोर्ट और असिस्टेंस करने के लिए काम करेंगी। ओके, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर बिल के अकॉर्डिंग काम नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर पनिशमेंट का प्रोविज़न भी रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेशनल बॉडीज़ और स्टेट कमेटीज़ और डैम सेफ्टी को लेकर के जो भी स्टेट लेवल पर और जो सेंट्रल लेवल पर जो कमिटीज़ बनाई जाएंगी ये सारा काम किया जाएगा इस बिल के अकॉर्डिंग ही, और जल्दी गवर्नमेंट इसको लेकर के नोटिफिकेशन रिलीज करेगी, उसके अकॉर्डिंग ये सारी कमेटी जो है वो काम करेंगी। आप सभी को पता है कि ये जो बिल है वो पूरे वर्ल्ड, पूरे कंट्री में, मतलब इंडिया में कंप्लीट जो भी डैम है उन सभी को रेगुलेट करने के लिए काम करेंगे। जो स्पेसिफिक ये प्रोविज़न रखे हैं ना, इस प्रोविज़न के अंडर जो भी डैम आते हैं उन सभी को रेगुलेट करने का काम करेंगे। इसमें वो डैम जो इंटर और इंट्रा स्टेट रिवर के ऊपर बने हुए हैं उन सभी को रेगुलेट किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वाटर स्टोरेज और वाटर पावर को लेकर के जो पावर है वो स्टेट के पास में आती है। ओके, स्टेट ये समझ गए होंगे ना आप, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में जो पावर्स हैं उनको 3 लिस्ट में डिवाइड कर रखा है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग लिस्ट में डाल रखे हैं। तो वाटर स्टोरेज को लेकर के जो पावर है वो स्टेट के पास में पावर है कि स्टेट जो है वो अपने यहाँ पर कितना वाटर अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट जो है, हालांकि पार्लियामेंट के पास में भी पावर है कौन सी रिवर को रेगुलेट करने का, इंटर स्टेट रिवर वैलीज को, उन सभी को रेगुलेट करने की पावर है पार्लियामेंट के पास में। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि ऐसी रिवर जो सिर्फ एक ही स्टेट में फ्लो होती है उसको लेकर के क्या पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट करने का काम करेगा, क्योंकि वो तो स्टेट की पावर हो गई, स्टेट की जिम्मेदारी हो गई। तो यहाँ पर कुछ इस बिल को लेकर के, इस एक्ट को लेकर के कुछ कन्फ्लिक्टेड जोन भी रहा। जो अदर स्टेट, जैसे स्पेसिफिक अगर हम देखें तो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उन्होंने इसका प्रोटेस्ट भी किया था। ओके, तो ये डैम सेफ्टी बिल को लेकर के कुछ बेसिक प्रोविजन हमने देखे। जब भी कोई नया बिल आता है उससे या एक्ट होता है, पास होता है दोनों उसमें, और प्रेसिडेंट अपना उसको अप्रूवल दे दिया, तो आप क्या करो, उस बिल का नाम डाला करो और उसके आगे लिख दिया करो PRS, और गूगल पर जाकर के सर्च कर लिया करो। तो उस बिल के रिलेटेड जो भी बेसिक प्रोविजन है वो आपको शो हो जाएंगे और वहाँ पर आप स्टडी किया करो। ओके, इससे क्या होगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो उस बिल को लेकर के जनरेट हो पाएगी। फिर रेगुलर हमारे जो एडिटोरियल पेज है वहाँ पर जब भी कुछ नया न्यूज़ में रहता है तो उसको लेकर के एडिटोरियल में राइटर जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिखते ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स जो हैं वो वहाँ से स्नैच कर लो और इस तरीके से आपके जो नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी कुछ दिन पहले ही कमेंट आया, उसमें क्वेश्चन पूछा कि हम नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करें। देखो, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर रीड करते हो तो आपको नोट्स तो प्रिपेयर मत करो। हालांकि कुछ फैक्ट्स होते हैं
उनको आप राइट डाउन कर सकते हो। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया या कोई कमेटी का नेम हो गया, ये आप राइट डाउन कर सकते हो, क्योंकि आपने न्यूज़ पढ़ी उसी टाइम आप रिलेट कर लेते हो, कहीं उसको राइट डाउन कर लेते हो, तो आपके लिए अच्छा रहता है। मेरा ये मानना है कि आप न्यूज़पेपर रेगुलर रीड करो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसके साथ में डेवलप करो, क्योंकि जब आप मंथली मैगजीन पढ़ते हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप रीड कर सकते हो, तो उस मंथली मैगजीन में आपको क्या होगा कि जब आप उस न्यूज़ को पढ़ोगे और आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो उस न्यूज़ से आपको रिलेट कर पाओगे और तब वो मंथली मैगजीन जो है वो ईजिली आप मगअप कर पाओगे। नहीं तो आपके लिए वो मंथली मैगजीन मगअप करना काफ़ी ज़्यादा टफ वर्क हो जाता है अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हो। तो डेली न्यूज़पेपर रीड भी करना है और डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस का वीडियो भी आपको देखना है। ये दोनों काम आप करो। हर महीने के लास्ट में किसी ना किसी कोचिंग की जो मंथली मैगजीन है वो पाइलअप जो है वो आप उठाओ, उसको रीड डाउन करो। जो अदर बेसिक फैक्ट्स हैं उनको सर्च करके आप वहाँ पर लिख सकते हो, या फिर कोई न्यूज़ अगर मान लो द हिंदू में कवर नहीं हो पाई है और मंथली मैगजीन में उसको कवर किया हुआ है, तो वहाँ पर उसको सर्च करके उस न्यूज़ को आप डिस्कस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो और फिर उसको ईजिली आप ही याद कर सकते हो। लेकिन अगर आप मैं ये बोलूँगी, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर स्टडी कर रहे हो, रीड कर रहे हो, वीडियोस को व्यू कर रहे हो, तो आपको जो मंथली मैगजीन है वो बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारी जो आईबी मिनिस्ट्री है उन्होंने 22 यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है, जिसमें से 4 यूट्यूब चैनल जो हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे और 18 जो है वो हमारे इंडिया से बिलोंग करते थे। नए आईटी रूल्स 2021 में जो आए उसके अकॉर्डिंग ये बैन यहाँ पर किया गया है। कुछ न्यूज़ चैनल के तो कुछ यहाँ पर ट्विटर हैंडल अकाउंट्स भी थे, उनको भी यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। उनके फेसबुक अकाउंट जो है उनको भी ब्लॉक किया गया है। अब यहाँ पर ये बोला गया कि ये जो ब्लॉक किया गया है इनको लेकर के, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन रिलेशन को लेकर के ये जो न्यूज़ चैनल है वो कुछ ऐसी फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे थे जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता था। कुछ न्यूज़ चैनल जो हैं वो यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के, इन इशू को लेकर के अपनी फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे थे, जिसकी वजह से डायरेक्टली इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता था और जो अदर कंट्रीज़ के साथ में जो हमारे रिलेशन हैं उन पे भी इफेक्ट देखने को मिल सकता था। ये आर्टिकल पाकिस्तान को लेकर के है, आप सभी को पता है। वहाँ पर अपोजिशन पार्टी ने कोशिश की थी कि नो ट्रस्ट मोशन जो है वो पास किया जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेकिन वहाँ का जो डेप्यूटी स्पीकर है उन्होंने ये बोला कि ये जो भी आप वर्क कर रहे हो ये गलत है, बाहर से मतलब अदर कंट्री से आपको सपोर्ट मिल रहा है, उसी के बेसिस पर आप यहाँ पर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको पास करवाने की कोशिश कर रहे हो। अब उसको लेकर के उन्होंने डिसमिस किया। प्रेसिडेंट ने बोला कि 90 डेज में दोबारा से इलेक्शन हो गए। इसको लेकर के जो अपोजिशन पार्टीज़ है वो गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर का जो डिसीजन है, उनका जो वर्डिक्ट आया, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्स मांगी है कि जो प्रोसीजर वहाँ पर हुआ उसकी डिटेल्स आप हमें प्रोवाइड कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर श्रीलंका कंट्री को लेकर के है। श्रीलंका में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी मेजोरिटी को लॉस किया है। कुछ जो सपोर्ट में थी, कुछ पार्टीज़, कुछ मेंबर्स जो हैं उन्होंने अपनी जो सपोर्ट है, अपना जो असिस्टेंस है उसको यहाँ से विड्रू कर लिया है। आप सभी को पता है श्रीलंका में तो इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा इशू वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राज्यसभा ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिल को पास किया है। ओके, अब यहाँ पर जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बात रखी है कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा था, अब इसका यूनिफिकेशन करके उसको एक बना दिया गया है। उन्होंने ये बोला कि मैंने जब स्टडी किया तो मुझे लगा ही नहीं कि ये डिवाइड क्यों कर रखा है, जब कंप्लीट म्यूनिसिपल पार्टी ही एक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक के रूप में गवर्न होने चाहिए। मतलब अगर हम देखें तो 1950 यहाँ पर दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट की अगर हम बात करें, बिल की बात करें जो 2022 में पास किया गया राज्यसभा में, तो इससे पहले इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये जो बिल है वो 1957 का जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था उसमें चेंज करेगा। ये जो 1957 का जो एक्ट है उसको 2011 में अमेंड किया गया था, जिसमें दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को
तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रूप में, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब ये जो नया प्रेजेंट टाइम में जो बिल रखा गया है ये इन तीनों को मर्ज करके एक ही जगह मतलब यूनिफिकेशन कर देगा, एक ही यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एग्जिस्ट कर देगा। और कुछ पावर्स जो हैं दिल्ली गवर्नमेंट के पास में, उसमें भी यहाँ पर अमेंड करने की कोशिश की जाएगी इस एक्ट के अंडर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसको लेकर के इंडिया का जो स्टैंड है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखो, आप सभी अब देख रहे होंगे कि लगभग 40 डेज हो गए हैं यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था रशिया ने, तब से बहुत सारे हाई डिग्नेटरीज इंडिया की विजिट पर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो स्टैंड रहा शुरुआती समय में अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने एब्सटेंट पॉलिसी को फॉलो किया। अदर कंट्रीज़ ने यहाँ पर सैंक्शंस लगाने की जब कोशिश की रशिया के ऊपर तो इंडिया का सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने अपनी तरफ से न्यूट्रल पॉलिसी को फॉलो करते हुए किसी भी कंट्री का साथ नहीं दिया, क्योंकि इंडिया के लिए दोनों तरफ बेहतरीन रिलेशन है। यूएसए के साथ में भी उनके रिलेशन बेहतरीन है और रशिया के साथ में भी, और इंडिया चाहता है कि दोनों ही तरफ से उनके जो रिलेशन है वो मेंटेन रह सके। अब यहाँ पर बात की गई है कि देखो अदर कंट्रीज से जो मेंबर्स हैं वो इंडिया की विजिट पर आए, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि हम चाहते हैं कि भले ही आप रशिया के खिलाफ में जो सैंक्शंस हम लगा रहे हैं उनमें आप साथ मत दो, उनमें आप सैंक्शंस मत लगाओ, लेकिन उनके साथ में जो आपके ट्रेड रिलेशंस हैं उनको तो आप होल्ड कर सकते हो, उनको तो आप रोक सकते हो ना कुछ टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बोलोगे कि रशिया के साथ में जो हमारे रिलेशंस हैं उनको हम बिल्कुल बंद कर रहे हैं और रोक रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करो। लेकिन जो आप एक्स्ट्रा जो इनपुट करने की कोशिश कर रहे हो उन ट्रेड रिलेशन को इंक्रीज करने की, वो मत करो। ओके, यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर वो इंडिया की विजिट पर, इंडिया ने जो अपना क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो है उसको इंक्रीज करने की बात की। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बात बोली कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसको हम सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि देखो इंडिया जिस तरीके से अपनी जो नॉन अलाइन डेमोक्रेसी का जो स्टैंड रखता है उसको हमें कंप्लीट करने के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूक्रेन के लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम तो एक एब्सटेंट पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे ना, हम तो एक जो न्यूट्रल पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। तो फिर एक कंट्री को हम इतना सपोर्ट कैसे कर रहे हैं कि रशिया के ऊपर जब सभी सैंक्शंस लगा रहे हैं तो हम अपना जो ट्रेड रिलेशन है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पर जो पेमेंट सिस्टम को भी जब हाल्ट किया गया तो इंडिया ने तो रूपी रूबेल सिस्टम के ऊपर फोकस किया कि इस तरीके से हमारा जो टारगेट है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो आर्टिकल है उसका ये बोलना है कि आर्टिकल में कंप्लीटली ये बोला गया है कि देखो आप बिल्कुल ऐसे मत करो कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ये जो कन्फ्लिक्टेड टाइम है या फिर इशू वाला टाइम है, इस टाइम इंडिया जो है वो अपनी जो बेसिक टर्म्स है उनके अकॉर्डिंग अपना जो बिहेवियर है उसको यहाँ पर शो करे, उसको सर्व करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो इंडिया का जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में इंडिया जो है वो अपना एक स्टैंड रख सकता है और इंडिया की जो बात है उसको रखी भी जा सकती है और उसके बेसिस पर इंडिया एक मीडिएशन का रोल प्ले कर सकता है। विश्व गुरु की जो स्टेज है, जो पोजीशन है इंडिया को, वो दोबारा से मिल सकती है अगर रशिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उसको मिटाने में इंडिया जो है हेल्प करता है। तो इंडिया का जो पोजीशन अर्लियर टाइम में या एंशिएंट टाइम में रहा, उसी पोजीशन उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो यहाँ पर अपना बिहेवियर परफॉर्मेंस यहाँ पर दे। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है, राइटर का ये बोलना है कि अभी कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो रिजल्ट दिया हिजाब को लेकर के वो सही नहीं है। उस इशू का जो रिजल्ट है वो जिस तरीके से आना चाहिए था वो नहीं आया। यहाँ पर राइटर ने ये बोला है कि देखो हिजाब जो है वो उनका एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें राइटर ने ये भी बात बोली है, अदर कम्युनिटी की बात बोली है कि अगर हम जैसे कि मैरिज के टाइम में बात करें या कुछ ऐसे कुछ बहुत ही होली ओकेज़न होते हैं फैमिलीज़ में या फिर किसी अदर रिलीजन में, तो लोग वहाँ पर भी अपने हेड को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो हिजाब कैरी कर रही थी मुस्लिम गर्ल्स, उनको लेकर के इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए था, बल्कि इंडिया को
जो सेक्युलरिज्म हम फॉलो करते हैं उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करनी चाहिए थी, अपने रिपब्लिक को हमें सेव करने की कोशिश करनी चाहिए थी। सीधी सी बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रोविज़न है उनको हमें सर्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी। ओके, स्पेसिफिक रिलीजन बेसिस पर हमें इस तरीके से फोकस नहीं करना चाहिए, हमें ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात करनी चाहिए। यहाँ पर इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसके बारे में भी बताया गया है कि आर्टिकल 27 और 28 जो है वो क्लियरली ये बोलता है कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है उसका एसेंस ये है कि इंडिया का कोई भी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। आर्टिकल 27 ये बोलता है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए हम कोई भी टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। दूसरों शब्दों में अगर हम बोले तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करने के लिए कोई भी पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक पैसा जो है वो खर्च नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 ये बोलता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कभी नहीं दिए जाएंगे जिसको कंप्लीटली स्टेट फंड से मेंटेन किया जाता है। मतलब सरकार जहाँ पर पैसा लगा रही है वहाँ पर स्पेसिफिक किसी रिलीजन से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, जो भी स्टेटमेंट है वो नहीं दिए जाएंगे। आर्टिकल 25 जो है वो भी स्टेट को एम्पावर करता है कि आप सेक्युलर एक्टिविटीज़ जो जिसमें रिलीजियस प्रैक्टिस भी शामिल है उनको आप रेगुलेट करने की कोशिश करोगे। आर्टिकल 15 जो है वो हमें डिस्क्रिमिनेशन से रोकता है कि रिलीजन के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलरिज्म की तरफ है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो ये रिजल्ट आया है वो कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो पर्सनल चॉइस है या रिलीजन बेसिस जो चॉइस है उनका कुछ अल्टरनेट ढूंढा जा सकता था। इस तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की है वो सही नहीं है इंडिया के बेसिक प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर पेज नंबर 7 पर स्पोर्ट्स में अभी हमने देखा लास्ट ईयर जो पैरा ओलंपिक्स गेम हुए इसमें इंडिया ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी और वीमेन का पार्टिसिपेशन जिस तरीके से देखने को मिला, अवनी लेखरा ने जिस तरीके से वहाँ पर परफॉर्मेंस दी है, इसको लेकर के राइटर का ये बोलना है कि हमारे जो SDG गोल्स हैं, SDG गोल्स में हम एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के जो SDG गोल्स हमने डिसाइड किए हैं उनको भी हम इजीली अचीव कर पाएंगे अगर हम स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे तो। हालांकि यहाँ पर बोला गया है कि स्पोर्ट्स को इजीली एक्सेसिबल करवाने की कोशिश की जा रही है। प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं और इसके बेसिस पर काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट जो हैं वो सामने आने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर द हिंदू में कुछ इंपॉर्टेंट बातें रखी गई हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस तरीके से 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें कितना कॉरपोरेट डोनेशन यहाँ पर मिला है। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट आई है और जिसमें कॉरपोरेट डोनेशन कितना मिला है तो 920 करोड़ का पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉरपोरेट डोनेशन मिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो बीजेपी पार्टी को यहाँ पर मिला है। यहाँ पर देखिए 720 करोड़ जो है वो सबसे ज़्यादा, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला है 133 करोड़ का, फिर एनसीपी को मिला है 57 का, फिर सीपीएम को 7 करोड़ का और एआईटीसी को मिला है 5 का। तो यहाँ पर नेशनल पार्टीज़ की बात की गई है। ओके, कि ये नेशनल पार्टीज़ हैं और इनको ये डोनेशन मिला है। अब नेशनल पार्टीज़ होती क्या है? आप सभी को पता है इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टीज़ है। पार्टीज़ को रिकॉग्निशन दी जाती है हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा। जो इलेक्शन कमीशन है पार्टीज़ को सिंबल प्रोवाइड करता है, फिर किस चुनाव में, किस इलेक्शन में उनका किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा, उसके बेसिस पर उनको नेशनल पार्टी या फिर उनको बनाया जाता है स्टेट पार्टी। उससे पहले होती है वो रजिस्टर्ड पार्टी। तो जो रजिस्टर्ड पार्टी होती है और जो नेशनल और स्टेट पार्टी होती है उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिविलेज उनके पास होते हैं। जैसे उनके पास पार्टी का सिंबल होता है, या फिर जो टेलीविज़न और रेडियो के बीच में जो उनका फ्री ब्रॉडकास्टिंग टाइम डिसाइड किया जाता है, इलेक्शन डेट्स के टाइम में वो यहाँ पर इजीली अपना ब्रॉडकास्ट करवा सकते हैं, अपने ऐड चलवा सकते हैं, और जो इलेक्टोरल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। अब हर इलेक्शन के बाद में डिसाइड किया जाता है कि कौन सी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का क्या स्टैंडर्ड है, उसके बेसिस पर उनको ये सारे डेजिग्नेशन दिए जाते हैं। अब यहाँ पर नेशनल पार्टी को लेकर के कुछ बेसिक प्रोविज़न है, वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन सी पार्टी को आप नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। एक ऐसी पार्टी जिन्होंने 3 अलग अलग स्टेट में
3 अलग अलग स्टेट में लोकसभा का अलग अगर इलेक्शन हुआ तो लोकसभा में जितनी भी सीट है उसकी 2% सीट 3 अलग अलग स्टेट में उन्होंने जीत ली है तो उनको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। या फिर अगर लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जनरल इलेक्शन हो रहे हैं और जो पार्टी है उन्होंने लोकसभा में तो 4 सीटें जीत ली, या फिर अगर हम बात करें तो 4 या फिर उससे अधिक स्टेट में 6% से ज़्यादा उनको वोट मिले हैं तो उनको नेशनल पार्टी का दर्जा उस पार्टी को दे दिया जाएगा। या फिर ऐसी पार्टी जिनको 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिला हुआ है तो उसको नेशनल पार्टी बना दिया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात, टाइम टू टाइम नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी का जो दर्जा है वो चेंज होता रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि एक बार एक पार्टी नेशनल पार्टी बन गई तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा नेशनल पार्टी बनी रहेगी। रेगुलर चुनाव के बाद में, इलेक्शन के बाद में ओवरव्यू किया जाता है और फिर उनका जो डेजिग्नेशन है वो चेंज भी किया जाता है। अब स्टेट पार्टी कौन सी होती है? एक ऐसी पार्टी जिन्होंने जितने भी वैलिड वोट पड़े हैं, कोई इलेक्शन हुआ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसमें या तो उसने 2 सीट जीत ली या फिर जितने भी वैलिड वोट पड़े हैं उसमें 6% वोट उसने हासिल किए हैं तो उसको स्टेट पार्टी बना दिया जाएगा। एक ऐसी पार्टी जिन्होंने लोकसभा में इलेक्शन हुए तो लोकसभा के इलेक्शन में 6% वैलिड वोट जीत लिए या फिर लोकसभा में 1 सीट जीत ली तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। एक ऐसी पार्टी जिन्होंने किसी 3 स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें मिनिमम सीट उन्होंने जीत ली या फिर 3% टोटल सीट जीत ली या इससे ज़्यादा जीत ली तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। एक पार्टी जिन्होंने लोकसभा में 1 सीट जीत ली या फिर अगर हम बात करें किसी स्टेट में 25 जो सीट्स है वो रेगुलर एक फ्रैक्शन जो है वो उनके पास बना हुआ है तो उनको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक मोर क्लोज जो है वो और इसमें और इंक्लूड किया गया है कि स्टेट पार्टी के रूप में इंक्लूजन तब भी कर दिया जाएगा अगर कोई स्टेट में पोल हुए, वोट हुए और जितने भी वैलिड वोट हैं उसमें से 8% या उससे ज़्यादा वोट किसी पार्टी ने अगर गेन किए हैं तो उसको स्टेट पार्टी का डेजिग्नेशन दे दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे हमें ध्यान में होना चाहिए कि ये स्टेट पार्टी के और ये जो हैं किस पार्टी के, नेशनल पार्टी के कुछ बेसिक प्रोविजन है जो आपको ध्यान में होना चाहिए कि इनके बेसिस पर उनको नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी बनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो कोविड का जो रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट? रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट ये होता है कि अगर अलग अलग वायरस मतलब कोविड के अलग अलग वायरस के जो लीनिएज हैं वो जब एक ही सेल को इफेक्ट करते हैं मतलब एक ही बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं तो कुछ एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन होती हैं जिसमें 2 डिफरेंट लीनिएज जो है वायरस के 2 डिफरेंट लीनिएज जो है वो सेम सेल को जब इन्फेक्ट करते हैं तो वहाँ पर जो लीनिएजेस हैं उनमें भी कुछ चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से ये जो रिकॉम्बिनेशन ऑफ लीनिएजेस है वो हैपन होता है और इसकी वजह से कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडियन अंटार्कटिक बिल को, इसको पास किया गया है क्योंकि इंडिया जो है वो अंटार्कटिका ट्रीटी का सिग्नेटरी है। 1983 में इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था अंटार्कटिका ट्रीटी को। तो अंटार्कटिका में इंडिया के कुछ रिसर्च स्टेशन है। 2012 में अंटार्कटिका में हमने भारतीय रिसर्च स्टेशन को एस्टेब्लिश किया था। 1961 में अंटार्कटिका ट्रीटी जो है वो फोर्स में आई थी और इंडिया जो है उसका सिग्नेटरी है। यहाँ पर सिग्नेटरी है मतलब अंटार्कटिका को लेकर के जो ट्रीटी बनाई गई उसके जो बेसिक प्रोविजन है उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है इंडिया के पास में। तो यहाँ पर अंटार्कटिका ट्रीटी को लेकर के या फिर ये जो बिल है इसको लेकर के अगर हम बात करें जो भी पास करवाने की कोशिश की गई है तो इसमें ये बोला गया है कि अंटार्कटिका में जो भी वहाँ के रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना, उनको लेकर के जो कन्वेंशन बनाई गई है अंटार्कटिका ट्रीटी उसको इफेक्ट में लाना, उसके अकॉर्डिंग काम करना, ये इंडिया की जिम्मेदारी है। अब हमें क्या करेंगे कि अगर अंटार्कटिका में कोई भी पर्सन जाता है, कोई भी वेसल वहाँ पर जाता है, कोई भी एयरक्राफ्ट वहाँ पर जाता है तो उससे पहले परमिशन लेनी होगी और उसी परमिशन के बेसिस पर जो अंटार्कटिका है वहाँ पर आप एंटर कर सकोगी। 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बाद का जो एरिया है जिसमें आप एयर स्पेस को मानो, सी को मानो, ये सभी जो हैं वो अंटार्कटिका में शामिल हैं।
अब इसको लेकर के एक सेंट्रल कमेटी बनाई जाएगी। इस सेंट्रल कमेटी को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के जो सेक्रेटरी हैं वो चेयर करेंगे। इसके अलावा इसमें अदर मेंबर 10 मेंबर होंगे, जो जॉइंट सेक्रेटरी से जो नीचे रैंक है वो इसमें शामिल नहीं होंगे, इसके ऊपर रैंक वाले ही इसमें शामिल होंगे। वो मिलकर के सेंट्रल कमेटी बनेगी और कमेटी जो है वो अप्रूवल दिया करेगी। उसके बाद में यहाँ पर अंटार्कटिका में लोगों का प्रवेश जो है, एंट्री जो है वो हो सकेगा। इसमें यहाँ पर ये भी बोला गया है कि अगर किसी पर्सन ने वायलेट करने की कोशिश की अंटार्कटिका ट्रीटी के जो भी बेसिक प्रोविज़न है, या फिर बिना परमिशन के वहाँ पर एंट्री करने की कोशिश की, तो उनके ऊपर कुछ पनिशमेंट भी इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अंटार्कटिका में एंट्री चाहते हो तो वहाँ पर जो भी आपने वेस्टेज जनरेट किया है उसको किस तरीके से आप डंप करोगे, ये पहले आपको अप्रूवल लेना होगा। मतलब एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो आपकी ट्रैवलिंग का किया जाएगा पहले, और तब जाकर के आपको वहाँ पर एंट्री डिसाइड की जाएगी। सीधी सी बात यह है कि अंटार्कटिका ट्रीटी के बेसिक प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से यहाँ पर कोशिश की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वनियार कम्युनिटी का आपको पता है, तमिलनाडु में जो वनियार कम्युनिटी है उसको इम्पोर्टेंट मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी में कोटा देने की कोशिश की थी कि 20% जो रिजर्वेशन है मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी को, उसमें 10.5% जो है वो वनियार कम्युनिटी को दे दिया जाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि देखो, जो भी क्वालिटीवेबल डाटा होने चाहिए किसी भी कम्युनिटी को लेकर के, वो डाटा हमें नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, तो हमें नहीं लगता कि इस तरीके का जो कोटा है वो उनको दिया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आपको पता है कि एसबीआई की जो स्पेसिफिक ब्रांचेज हैं उसमें साल में 4 बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जाते हैं। बहुत सारी जो कंपनीज हैं, बहुत सारे जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं वो खरीदते हैं और सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के क्वेश्चनिंग की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब इसको लेकर के डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि कोविड की वजह से ये जो केस है उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक, मतलब पिछले कुछ टाइम से इसको डिस्कशन नहीं किया गया था। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम है वो उसको लाया गया था फाइनेंस एक्ट 2017 में अमेंडमेंट करके। इसमें ये बोला गया था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर कोई फॉरेन कंपनी या फिर इंडिविजुअल जो है वो अनलिमिटेड डोनेशन दे सकता है, लेकिन इसको लेकर के जो फंडिंग के जो सोर्सेज हैं उनके कोई भी रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बैंक के थ्रू ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स अर्न करने हैं और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ये जमा करवाने हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने लोकसभा में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड एम्पावर द सेंटर टू फ्रीज एंड सीज फाइनेंशियल असेस्ट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़। मतलब एक ज़्यादा लेवल पर आप जो वेपन्स हैं उनको अगर आप स्टोर करते हो, उनको बनाते हो, तो उनको लेकर के बिल लाया गया है कि यहाँ पर एक कोशिश की गई है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ में जो भी पर्सन इंक्लूड होते हैं उन सभी के खिलाफ में पनिशमेंट जैसे जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। 2005 का जो लॉ है उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश की गई है, क्योंकि मिनिस्टर ने ये बात बोले हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो टारगेट है कि फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए, इसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो मैंडेट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में भी जो भी इस तरीके की मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स की या फिर डिलीवरी सिस्टम है उसके प्रोलिफरेशन को फाइनेंस करने से रोकने के लिए ये जो नया लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर। अभी हमने देखा कि एनसीपीसीआर जो है उसने डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट के ही बात बोली कि कोविड के टाइम में जिन लोगों की डेथ हो गई उनके बच्चों से उनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। अगर उन्होंने कोई पर्सनल लोन ले रखा था तो पेरेंट्स की डेथ होने के बाद में उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको छीना जा रहा है बैंक के द्वारा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ये सारी बातें जो हैं वो रखने की कोशिश करनी चाहिए और इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको सोल्व करने की ज़रूरत है। जो भी कोविड ऑर्फन्स हैं उनकी एसेट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी है यहाँ पर डीएम के पास में। ओके, और उन बच्चों की जो बेसिक एजुकेशन जो है, उनकी बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल होती रहे, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जानी है। यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस आप सभी को पता है कि इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। कुछ टाइम पहले फिलीपींस ने इसको खरीदने की बात की थी, हमारे साथ में एक जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको साइन किया था। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस मिसाइल, तो किस तरीके से यहाँ पर पेमेंट सिस्टम होगा उसके लिए यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। ओके, क्योंकि रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस लगाए हुए हैं ना, इसके लिए ये जो न्यूज़ है वो, मतलब ये जो पॉइंट है वो न्यूज़ में है।
अब फिलीपींस ने क्यों लिया था? क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना जो है वो अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जिनके ऊपर क्लेम करता है चाइना। इसी को लेकर के वहाँ की जो रीजनल कंट्री हैं वो अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि चंडीगढ़ को अपने अंदर पंजाब में शामिल करने के लिए पंजाब जो गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, तो उसको लेकर के उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाया था। तो इसको लेकर के काउंटर में हरियाणा असेंबली ने भी रेजोल्यूशन पास किया है कि चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब दोनों का पार्ट है और इसको इंडिपेंडेंट रहने देना चाहिए। ओके, यहाँ पर इसरो जो है वो अभी स्काई से कुछ ऐसी फ्लेमिंग मीटियोर लाइक जो ऑब्जेक्ट है वो महाराष्ट्र में आकर के गिरा, तो इसकी जांच के लिए इसरो अपनी टीम भेजेगा कि किसका पार्ट है और किस तरीके से यहाँ पर जो है वो इसका इंडिया मतलब कंट्री में इसकी एंट्री हुई या फिर जो हमारा क्लाइमेट है उसमें इसकी एंट्री हुई और इससे क्या इफेक्ट है, इसकी जो भी मतलब एक तरीके से जो हमारा स्पेस है उसके बारे में जानकारी, कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर हमें मिलेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज से। यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि जेन साकी रॉयटर्स जो हैं उनकी अगर हम बात करें, यहाँ देखिए जेन साकी रॉयटर्स जो हैं उन्होंने, जो व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये बोला है कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाने की हम बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया जो है वो रशिया के साथ में जो भी परचेज करने की कोशिश कर रहा है उसको इंक्रीज ना करे। भले ही आप रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, लेकिन कम से कम अपने जो ट्रेड है उसको इंक्रीज तो मत करो ना, क्योंकि इससे तो रशिया को बूस्टअप मिलेगा। यूक्रेन का जो विवाद है, जो कन्फ्लिक्ट है, वो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। कल भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था या फिर एक दिन पहले हमने डिस्कस किया था, एक राइटर ने अपनी बात रखी थी कि देखो जो भी प्रॉब्लम है उसमें क्या बेसिक प्रॉब्लम है, रीज़न क्या है, क्या कारण रहा कि अटैक हुआ, उन कारण के ऊपर, उन रीज़न के ऊपर अगर हम डिस्कस करेंगे तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पर कोशिश की जानी चाहिए कि दोनों तरफ से सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है। रशिया मान नहीं रहा है, अटैक कर रहा है, अदर कंट्रीज सैंक्शंस लगा रहे हैं, इसके बेसिस पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, रीज़न का पता लगाएंगे तो प्रॉब्लम ईजीली सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।